हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिया स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित विषयों को लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आर्यों के आगमन को लेकर के अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके बीच विवाद है। कोई बोलते हैं बैक्ट्रिया से आए, कोई बोलते हैं मध्य एशिया से आए, कोई बोलते हैं एशिया से आए। अलग अलग जगहों से बताया जाता है। तो सबसे सटीक जो जानकारी है या सबसे सटीक जो माना गया है वो मैक्स मूलर के मत को माना गया है। तो क्या और कैसे है ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि हम लोग टॉपिक क्या है आज का, आर्यों का आगमन। आर्यों के आगमन से संबंधित मत। संबंधित मत, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसके बारे में इनके बोला जाता है कि ये लोग सबसे पहले कहाँ आए थे। बोला जाता है कि 3300 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग सबसे पहले पहुंचे मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट में पहुंचे थे ये। तो ऐसा माना जाता है कि 3300 में वहां आए, फिर 3000 के आसपास, 3000 बीसी के आसपास, कितना 3000 बीसी के आसपास, यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व के आसपास ये लोग रशिया के क्षेत्र में आए। रसिया यानी कि जिसको रूस बोलते हैं, ठीक है, रूस के क्षेत्र में आए। अंग्रेजी में उसी को रशिया बोलते हैं। फिर बोला जाता है कि 2700 के आसपास इन लोगों को जो काउंटिंग है या जो चीजें हैं उसके हिसाब से यूरोप में, ठीक है। फिर 1700 के आसपास इन्हें देखा गया, कहाँ पे, 1700 बीसी के आसपास कहाँ पे देखा गया, तो तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की हो चुका है, तुर्की और यूक्रेन में, ठीक है, तुर्की और यूक्रेन में। और उसके बाद से 1500 में आपने देखा कि 1500 लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है वैदिक सभ्यता का काल दोनों का। तो 1500 के आसपास इन्हें कहाँ देखा गया, भारत में। भारत में कहा, सप्त सैंधो प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में इन्हें देखा गया। तो ये माना जाता है कि ये कुछ उनके यू आगमन का क्रम है। तो कह सकते हैं ना कि सबसे पुराना प्रमाण कहाँ है, मिडिल ईस्ट से, वहीं से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। मैक्स मोलर जो है वो 3 तर्क देते हैं। मैक्स मूलर विद्वान का 3 तर्क है। एक तर्क तो ये है कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ मैक्स मूलर के तर्क, ठीक है। तो पहला जो तर्क है मैक्स मूलर का वो ये है कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है। मैक्स मूलर का कहना है कि ऊपर जो था वो आइस एज हो रहा था, जलवायु चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ और घास के मैदान बर्फ से ढक रहे थे, है ना, हिमयुग हो रहा था। तो उस क्रम में ये लोग, और इनके पास क्या थी, सबसे मूल्यवान वस्तु गाय थी। तो गाय के खाद्यान्न में इशू हुआ, दिक्कतें आई इनको, और इस वजह से वो यहाँ से पलायन करके नीचे की तरफ आए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो नीचे की तरफ आए जब, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, ईरान पहुंचे थे। ईरान कैसे पहुंचे थे, क्योंकि वो हिंदकुश पर्वत को पार करने में असमर्थ हो गए थे। कैसे, वो अभी मैप पे भी देखेंगे हम लोग। ये पहला तर्क हो गया, ठीक है। दूसरा तर्क जो इन्होंने दिया है कि ये समूह में नहीं, छोटे छोटे समूहों में आए, यानी एक साथ नहीं आकर के ये छोटे छोटे क्या हुए थे, समूह में आए थे। अब छोटे छोटे समूह में कैसे आए थे, क्योंकि इनकी एक शाखा ईरान चली गई, एक अफगानिस्तान चली गई, एक भारत चली आई, है ना। तो छोटे छोटे समूह में आए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा। अब कैसे ये लोग छोटे छोटे समूह में, जैसे मैं यहाँ पे अगर इंडिया का मैप लोकेट कर दूं आप लोग के लिए, ठीक है, रुकिए, अगले अगले पेज पे चलते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना भारत है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे जो लोकेशन है उस पर्वत का नाम है हिंदकुश। अलग कलर मैं यूज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अलग जो ये है, ये क्या है, हिंदकुश पर्वत है, ठीक। और अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो ये कौन सा है, ये ट्रांस है, हिमालय का भाग सबसे। फिर ट्रांस के नीचे कौन सा है, वृहद हिमालय है, ठीक है, ठीक है।
ये कौन सा है, बृहद हिमालय, ये ट्रांस है। फिर इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे है लघु हिमालय, और इसके नीचे ये बिहार के क्षेत्र से होते हुए ये शिवालिक है, सबसे नया है यही, है ना। तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, हिमालय का चौथा भाग। बोला जाता है कि हिमालय का ही एक हिस्सा है जो हम हिंदकुश के रूप में जो उस तरफ फैला हुआ है उसको देखते हैं, और दूसरा जो बोला जाता है कि यहीं पे म्यांमार का जो लोकेशन है, ये शिवालिक का हिमालय का ही भाग है, जो म्यांमार में बीचों बीच पर्वत है उसका नाम है आराकान, और यही पर्वत की श्रृंखला यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार के चोटी के रूप में है, जिसमें छोटी छोटी जनजातीय आबादी निवास करती है। ये तो हमने इसका ज्योग्राफिकल वो देख लिया। तो जब ये लोग मध्य एशिया से आए होंगे, क्योंकि एशिया क्या है, आप जब पाकिस्तान के उधर बढ़ोगे तो वो क्या है, पूरा मिडिल ईस्ट है। तो इधर से ये जब आए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंदकुश पर्वत को पार करना उनके लिए मुश्किल हुआ होगा, हिंदकुश का क्रॉस नहीं कर पाए होंगे, और क्रॉस नहीं किए होंगे तो यहाँ पे ईरान का जो लोकेशन है, यहाँ ईरान जाकर के ये लोग बस गए हैं। तो एक शाखा कहाँ चली गई, ईरान। दूसरी जो इनकी शाखा आई ना, तो वो हिंदकुश से ना होकर के वो यहाँ से आई, बलूचिस्तान होते हुए। ठीक है, ये वाला इलाका क्या है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, और ये कौन सा एरिया है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान है। ठीक है, तो बलूचिस्तान होते हुए ये भारत आएंगे। ठीक है, और जब भारत आएंगे तो यहाँ पे निवास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियां थी बहुत सारी, और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र, है ना। तो सप्त सैंधव क्षेत्र में ये आकर के बस गए, और वहां से फिर भारत में कैसे फैले होंगे, किस तरह से इनका ये हुआ, तो इसके बारे में वेद में, जैसे कि सतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे बहुत टाइम तक, वैदिक काल तक क्या था, सप्त सैंधव क्षेत्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विस्तार गंगा यमुना द्वाब की तरफ होगा। तो यहाँ पे जब ये बस गया और इनकी आबादी ज्यादा होने लगी, बढ़ने लगी इनकी आबादी, तो ये जो इनके देवता थे, जो पुरोहित थे, ब्राह्मण पुरोहित जो थे, वो उनका नाम था विदेह माधव। विदेह माधव जो है वो अपने गुरु गौतम राहुगुणा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे गुरु, हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, हमारी आबादी और कबीला बड़ा हो गया है, हमें कुछ रास्ता सुझाइए कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो गौतम राहुगुणा बोलते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि तुम यज्ञ करो। और जब यज्ञ करते हैं, वो किसका यज्ञ करना है, तो अग्नि देवता का। तो अग्नि देवता के लिए यज्ञ करते हैं, तो उस अग्नि कुंड से एक आग का गोला निकलता है। ठीक है, और वो आग का गोला आगे आगे चलने लगता है और पीछे पीछे विदेह माधव। तो जो अग्नि चलता है तो जितनी बीच में नदियां आती है उसे सुखाता है, जो वो होते हैं जंगल होते हैं उसे जला के खत्म करते हैं, और फाइनली ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हो ना, ये क्या है, बिहार। ठीक है, ये क्या है, बिहार, बीच से गंगा नदी निकली हुई है, और यहाँ पे एक नदी आती है ऊपर से, इस नदी का नाम है गंडक। ठीक है, इसी को उत्तर प्रदेश में बोला जाता है घाघरा या सरयू नदी। ठीक है, तो गंडक नदी के यहाँ पे आकर के ये रुक जाता है, आग का गोला खत्म हो जाता है, और भविष्यवाणी होती है कि इसके आगे अब्रात्य भूमि है। ठीक है, यानी आर्यों के नहीं रहने योग्य भूमि है। उसके अलावा ये भी होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा अथर्ववेद में इस प्रदेश को व्रात्य भूमि या कीकट शब्द के नाम से परिभाषित किया गया है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि इधर अशुद्ध मान लिया गया, इसीलिए मगध और अंग का क्षेत्र क्या था, अपवित्र था प्राचीन कालों में। और उत्तर प्रदेश वाला जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं ना, इसीलिए उत्तर प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे जितने भी इस तरह के स्थान, जैसे कि वृंदावन हो गया, जैसे कि मथुरा जो कभी इसका हिस्सा हुआ करता था, आज उधर है, हरिद्वार जो कभी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, है ना, उत्तराखंड में है अभी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे थी। जैसे प्रयागराज हो गया, जैसे आप काशी कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी जगह क्या है, देवभूमि का होने का प्रमाण है, क्योंकि आर्य यहाँ निवास किए और आर्य देवताओं से संबंधित थे, क्योंकि पुरंदर यानी इंद्र उनके भगवान थे, किलाओं से जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें हुई, और इस तरह से यही इसीलिए इस क्षेत्र को अपवित्र मान लिया गया, क्योंकि अग्नि देवता यहाँ के समाप्त हो गए थे गंडक नदी के पास। ठीक है, तो ये चीजें हुई, और यही रीजन था कहीं ना कहीं सिकंदर का भारत से लौटने का। जैसे सिकंदर जब भारत आया और पंजाब तक जब विजिट करके यहाँ तक आ जाएगा, और जब ब्यास नदी को, यानी ब्यास नदी का ये है संगम, यहाँ से पार करने के लिए और इधर मगध में प्रवेश करने की बात होती है ना, तो उसे बताया जाता है कि ये क्षेत्र अपवित्र है, और यहाँ कोई भी जाके, और ऊपर से जो वहां का शासक था धनानंद, उसके बारे में भी ख्याति थी, धनानंद बहुत क्रूर है, राक्षस प्रजाति का था। तो ये भी एक मनोदशा हुई कि शायद उसका मन परिवर्तित हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे तो कई सारे कारण है, लेकिन एक कारण इसे भी माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से इनका विस्तार हुआ और इन क्षेत्रों में ये फैल गए। ठीक है,
हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे भी अगर कम हुआ तो फिर ये इधर ही रहे, इस तरफ नहीं है। फिर मध्य भारत मैंने पढ़ाया था ना आपको, फिर उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला इनका विस्तार, और ये इस तरह से पूरी इसमें फैले गए। ये तो हमने देख लिया कि दूसरी शाखा आई और इस तरह से हुआ। जब यहाँ पे ये आए होंगे तो ईरान के लोगों के साथ इनका संघर्ष हुआ होगा, जो ईरान के इनके पहले कबीले थे उनके साथ संघर्ष हुआ होगा, और जब संघर्ष हुआ होगा तो डिबेट तो होगा ही, लड़ाई हुई होगी। तो इन्होंने क्या किया, तीसरा जो प्रामाणिक साक्ष्य है मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग कि आखिर तीन भागों में आए और क्या चीजें हुई थी, तो जब यहाँ आएंगे ना तो यहीं पे एशिया माइनर अभिलेख मिला है। उस अभिलेख का क्या नाम है, बोगस कोई। कितना पुराना है, तो 1400 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व मिला हुआ है। और जब यहाँ मिले होंगे तो झगड़े हुए होंगे, तो फिर इन्होंने आपस में सुलह की होगी, बातचीत हुई होगी, और इन्होंने बोला होगा कि ठीक है तुम इधर जाओ, हम इधर जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा किया होगा उन्होंने। तो उसके लिए एक बीच में निर्धारण रखा होगा, और दोनों ने अपनी देवताओं के कसम खाए होंगे, है ना। इसीलिए इस एशिया की बोगस कोई अभिलेख से 4 देवताओं का नाम मिलता है, और वो थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना। यानी 4 उन्होंने, 2 अपने देवता, 2 उनके देवता, या चारों उनके देवता रहे होंगे, उन्होंने शपथ ली होगी, और वही उस बात का प्रमाण है, कौन सा, एशिया बोगस कोई अभिलेख, है ना। तो इस तरह से ये लोग भारत में फैले होंगे मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तर्क है, बस सबसे ज्यादा सटीक किसका है, मैक्स मूलर का। और ये इस तरह से आप जब भी लिखेंगे ना आर्यों के आगमन को लेकर के मत या विवाद, ठीक है, तो ये ड्रॉ आपको करना होगा जब मैक्स मूलर को लिखेंगे, तो ये इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह का मैप देना होगा, ये काफी अच्छा कर देगा आपके आंसर राइटिंग को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वर्तमान समय में और वैदिक कालीन सभ्यता में क्या अंतर था, और वैदिक सभ्यता में भी हम लोग उत्तर वैदिक काल से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि क्या उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। आज भी कैसा है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, हमने देखा कि परिवार की अवधारणा कैसी थी, संयुक्त था, और कहीं कहीं बाद में एकल भी मिलने लगा। आज भी वर्तमान में क्या है, संयुक्त और एकल दोनों है, संयुक्त और एकल दोनों है। तीसरी अवधारणा अगर हम लोग बात करें कि क्या था, कि महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति न बहुत अच्छी थी न बहुत खराब थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम महिलाओं की स्थिति में चर्चा करें तो क्या कहेंगे आप लोग, अच्छी है ना महिलाओं की स्थिति, क्योंकि उस समय की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सीमित कर दिया, और उनकी तुलना सतपथ ब्राह्मण में, तैत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में उनकी तुलना जुआ शराब के साथ कर दिया, है ना। तो जुआ शराब से कर दिया, मतलब वो एक बुराई थी समाज की, इस तरह से कंपेयर किया, इसलिए तो पुत्र मोह बढ़ गया, पुत्री को लोग हीन भावना से देखने लगे। तो जब पुत्र मोह बढ़ गया तो आज के समाज में ऐसा नहीं है, लोग लड़कियां को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, काम काज कर रही है, वर्किंग वुमेन्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें, तो आज के समाज में उस समय से महिलाओं की स्थिति में बेहतर है। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है कि वर्गीकरण, हमने समाज का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण कौन सा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुषोक्त का विवरण मिलता है, कमेंट करके बताइए। तो पुरुषोक्त में 4 वर्णों का विवरण मिला, बाद में जाकर के, शुरू में तो 3 ही थे, फिर 4 हुए, और फिर उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये परिकल्पना किसके, कर्म के आधार पे पहले हुआ करता था, अब जन्म के आधार पे हो गया उत्तर वैदिक काल में। वर्तमान समाज ने इसे 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि जो था कर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे, तो हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पे अब बांटा गया है। इसी आधार पे हम क्या कहते हैं, जैसे कि हिंदू, जैन, है ना, बौद्ध, मुस्लिम्स, ये सब क्या है, धर्म के आधार पे बटा हुआ। और दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा क्या है, तो दूसरे वाले का अगर हम प्रतिरूप देखें या जो भी चीजें हैं उसको अगर कवर अप करने का प्रयास करें, तो दूसरा हमने श्रेणी के आधार पे, कि जिसका जो काम है वो किस इसमें आएगा, जैसे कि जनरल, है ना, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो ये समाज का जो वर्गीकरण हमने किया वो इस आधार पे जाकर के किया। तो ये वर्तमान और उत्तर वैदिक काल के इसमें, जैसे देवी देवताओं का भी स्वरूप बहुत ज्यादा था, आज भी है
है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्राकृतिक पूजा होती थी उसका प्रचलन वर्तमान समय में कुछ कम हुआ है, पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी पीपल की पूजा होती है, अभी भी गंगा की पूजा होती है ना, लेकिन कुछ कम हुआ है, उस तरह से तो नहीं है। तो ये स्वरूप उसका रहा। राजनीतिक अगर जीवन की बात करें तो राजा राजतंत्र था वो, आज के समय में लोकतंत्र है। तो ये सारी चीजें उद्भव हुई और इस तरह से वर्तमान और उस समय के समाज को हम देख सकते हैं, या उस समय के इसको हम लोग मैप पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इसी के साथ ही मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास।